जय भीम साथियों। हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो हमें जानना होगा इसमें क्या लिखा है। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान के धारावाहक में हर एक अनुच्छेद की जानकारी साझी करते हैं और इस पर विचार चर्चा की धारावाहक चला रहे हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय का वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में सदस्य अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय की 30वीं वीडियो बनाकर इसके 102 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसद सदस्य के अयोग्य बैठने पर दंड 31वीं वीडियो बनाकर इसके 103वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। यह अनुच्छेद भारतीय संसद के सदस्यों के लिए निर्धारित दंडों का वर्णन करता है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सदस्य अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय पर बात करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति के सदस्य अयोग्यता पर निर्णय नामक ये अंश इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किसी भी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, जैसा कि अनुच्छेद 102(1) में वर्णित है। यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति इस तरह के मामलों में कोई भी निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया विधायी सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार और चुनाव आयोग के परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 1. यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 2. ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल छुपा है। सोचिए, संसद का कोई सदस्य है, जनता ने चुना है, और अचानक सवाल खड़ा हो जाए कि भाई ये सदस्य बने रहने के लायक भी हैं या नहीं। कहीं उन पर कोई ऐसी अयोग्यता तो लागू नहीं हो गई जो संविधान में या कानून में लिखी है। अगर ऐसा हो तो फिर ये बड़ा फैसला कौन करेगा? क्या संसद खुद या कोई और? इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में। आज हमारी कोशिश यही है कि इस अनुच्छेद को, इसकी गहराइयों को समझें। ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, कौन कौन इसमें शामिल है, और सबसे जरूरी, हमारे लोकतंत्र के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस संवैधानिक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, आप इसे एक तरह का हमारे लोकतंत्र का सुरक्षा कवच कह सकती हैं। जरा सोचिए, अगर ये तय करने का अधिकार कि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि योग्य है या नहीं पूरी तरह से मान लीजिए राजनीतिक हाथों में होता, तो इसका कितना दुरुपयोग हो सकता था। अनुच्छेद 103 यही कोशिश करता है कि फैसला निष्पक्ष हो, नियमों पर चले और राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर हो। ये तो सीधे सीधे संसदीय व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 103 के पहले हिस्से से, क्लॉज 1 से। ये कहता है कि अगर ये प्रश्न उठता है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 में जो अयोग्यताएं बताई गई हैं उनसे ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो ये सवाल, ये मामला सीधा भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, किसी और के पास नहीं, सीधा राष्ट्रपति के पास। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि राष्ट्रपति का जो विनिश्चय होगा, जो उनका फैसला होगा, वो अंतिम होगा, फाइनल। इस अंतिम शब्द का क्या मतलब है? कि इसे कहीं कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, ये अंतिम शब्द वाकई बहुत वजनदार है। सैद्धांतिक तौर पे तो इसका मतलब यही है कि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के फैसले के बाद कोई और अपील या पुनर्विचार का रास्ता नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत अहम मोड़ है। वो आता है अनुच्छेद 103 के क्लॉज 2 में। ये क्लॉज बताता है कि राष्ट्रपति ये फैसला अकेले यानी अपनी मर्जी से नहीं करते। अच्छा, अकेले नहीं करते? जी नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था शामिल है। हाँ। और वो है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओ, इलेक्शन कमीशन। हाँ, अनुच्छेद 1032
बिल्कुल साफ कहता है कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी फैसला देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेंगे, ओपिनियन लेंगे। वाह, इलेक्शन कमीशन। और ये कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य है। राष्ट्रपति को राय लेनी ही होगी। अच्छा, तो राय लेनी होगी। लेकिन अक्सर राय का मतलब तो बस सलाह होता है ना, जिसे माना भी जा सकता है, नहीं भी। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? क्या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय को मतलब दरकिनार कर सकते हैं? बस यहीं पर ये अनुच्छेद और भी दिलचस्प हो जाता है। संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति राय लेंगे, वो कहता है कि राष्ट्रपति ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेंगे। शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। अरे वाह, अनुसार ही कार्य करेंगे। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि निर्वाचन आयोग जो भी राय देगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। राष्ट्रपति उस राय से बंधे हुए हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये भारतीय संविधान में शक्तियों के संतुलन और विशेषज्ञता को महत्व देने का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब इस विशिष्ट मामले में देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग की विशेषज्ञ राय के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। इसके पीछे संविधान बनाने वालों की क्या सोच रही होगी? इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। पहला तो ये कि फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष हो। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम ही निष्पक्ष चुनाव कराना और नियमों को लागू करना है। तो माना जाता है कि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करेगा। सही। दूसरा ये कि फैसला तथ्यों और कानून की गहरी समझ पर आधारित हो। देखिए, अयोग्यता के मामले अक्सर काफी जटिल कानूनी और तथ्यात्मक सवाल खड़े करते हैं, है ना? बिल्कुल। निर्वाचन आयोग के पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है, जैसे जनप्रतिनिधित्व कानून है, चुनावी प्रक्रियाएं हैं, लाभ का पद जैसे मुद्दे, इन सब की उन्हें गहरी समझ होती है। तो संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था शायद इसीलिए बनाई ताकि फैसला किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिपरक सोच पर आधारित ना हो, बल्कि एक विशेषज्ञ स्वतंत्र संस्था की पूरी जांच परख और राय पर आधारित हो। राष्ट्रपति का पद उस फैसले को अंतिम संवैधानिक वैधता देता है, जबकि निर्वाचन आयोग की राय उसे तथ्यात्मक और कानूनी मजबूती देती है। अच्छा। ये कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और एक स्वतंत्र निकाय यानी निर्वाचन आयोग के बीच तालमेल और नियंत्रण एवं संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन नमूना है। यही है वो लोकतंत्र का सुरक्षा कवच जो शक्ति को बांटकर और विशेषज्ञता का सम्मान करके काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले में राष्ट्रपति एक तरह से निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञ निर्णय पर बस अंतिम मुहर लगा रहे हैं। हाँ। ये उस सामान्य धारणा से थोड़ा अलग है जहां हम राष्ट्रपति को सभी मामलों में अंतिम निर्णय लेने वाला मानते हैं। हाँ, बेशक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाँ, कह सकते हैं। इस विशेष संदर्भ में अनुच्छेद 103 के तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि असली जो निर्णायक शक्ति है वो व्यावहारिक रूप से निर्वाचन आयोग के पास है, क्योंकि उनकी राय बाध्यकारी है। राष्ट्रपति का निर्णय औपचारिक रूप से अंतिम है, लेकिन उसका आधार तो निर्वाचन आयोग की राय ही होती है। ये संविधान की बारीकी और परिपक्वता को दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये अनुच्छेद 103 किस तरह की अयोग्यताओं पर लागू होता है। आपने अनुच्छेद 102(1) का जिक्र किया था, इसमें क्या क्या आता है? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 102(1) कुछ खास आधार बताता है जिन पर कोई व्यक्ति संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जा सकता है। मोटे तौर पर इसमें शामिल है, पहला, अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं। अच्छा, लाभ का पद। हाँ, हालांकि संसद कानून बनाकर कुछ पदों को इससे छूट दे सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा और तकनीकी विषय है। दूसरा, अगर वो विकृत चित्त हो, मतलब अनसाउंड माइंड का हो और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी हो। तीसरा, अगर वो अमुक्त दिवालिया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो और वो अभी उससे उभरा ना हो। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक ना रहा हो या उसने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा मान ली हो। और पांचवा, अगर वो संसद द्वारा बनाई गई किसी और विधि द्वारा, किसी और कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अच्छा, यानी ये सारी अयोग्यताएं सदस्य की अपनी व्यक्तिगत स्थिति
नागरिकता, मानसिक स्वास्थ्य या फिर कोई लाभ का पद धारण करने जैसी बातों से जुड़ी हैं। इनका संबंध सीधे तौर पर सदन के अंदर उनके व्यवहार से या जैसे पार्टी बदलने से नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद 102(1) की अयोग्यताएं सदस्य की मूल पात्रता यानी फंडामेंटल एलिजिबिलिटी से जुड़ी हैं। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि एक और तरह की अयोग्यता होती है। वो होती है दल बदल के आधार पर, डिफेक्शन के आधार पर। हाँ, 10वीं अनुसूची वाली। बिल्कुल, जिसका जिक्र संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल में है। 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या मान लीजिए पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन उस मामले में फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग के पास नहीं होता। अच्छा, तो वो कौन करता है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी करते हैं, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। ओ, ये फर्क है। जी हाँ, अनुच्छेद 103 की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 102(1) में बताई गई अयोग्यताओं पर ही लागू होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग आधारों पर काम करती हैं और इनके निर्णायक अधिकारी भी अलग हैं। ये अंतर समझना तो बहुत ही जरूरी है। यानी अनुच्छेद 103 का दायरा सीमित है सिर्फ 102(1) की अयोग्यताओं तक। चलिए, इस प्रक्रिया को और साफ समझने के लिए एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं। मान लीजिए कोई सांसद है एक्स। अब उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी गुपचुप तरीके से एक सरकारी निगम के अध्यक्ष का पद संभाल रखा है और उससे उन्हें वेतन भत्ते भी मिल रहे हैं और कानूनन ये लाभ का पद माना जाता है। अब अनुच्छेद 103 के तहत क्या होगा? कदम दर कदम कैसे आगे बढ़ेगा मामला? ठीक है, इस काल्पनिक स्थिति को लेते हैं। जी। पहला कदम, प्रश्न उठना। कोई भी नागरिक, कोई दूसरा सदस्य या कोई संस्था ये सवाल उठा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास एक याचिका दायर की। उसमें सांसद एक्स पर लाभ का पद धारण करने का आरोप लगाया गया है और कुछ सबूत भी दिए गए हैं। ठीक है, याचिका आ गई राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास मामला, हाँ, ये याचिका या सवाल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय इसकी जांच करेगी कि क्या ये मामला पहली नजर में अनुच्छेद 103 के तहत आता भी है या नहीं। तीसरा कदम, निर्वाचन आयोग को भेजना। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ, ये मामला अनुच्छेद 103 के दायरे में है, तो वो इस पूरे मामले को अपनी राय के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के पास भेजेंगे। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में। बिल्कुल। चौथा कदम, निर्वाचन आयोग की जांच। अब आयोग इस मामले की पूरी विस्तृत जांच करेगा। वो सांसद एक्स को नोटिस भेजेगा, उनसे जवाब मांगेगा, याचिकाकर्ता को भी सुनेगा, सारे जरूरी दस्तावेज देखे जाएंगे, कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण होगा। ये जांच एक तरह से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस की तरह हो सकती है। मतलब दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका मिलता है। आयोग ये देखेगा कि क्या वाकई वो पद लाभ का पद है, क्या सांसद ने उसे धारण किया था, क्या कोई कानूनी छूट लागू होती है, ये सब देखा जाएगा। पांचवां कदम, निर्वाचन आयोग की राय। पूरी जांच के बाद निर्वाचन आयोग अपनी एक सुविचारित राय तैयार करेगा, ओपिनियन जिसे कहते हैं। इस राय में वो साफ तौर पर बताएगा कि उनकी नज़र में सांसद एक्स अयोग्य हैं या नहीं, और क्यों हैं या क्यों नहीं हैं। ये राय फिर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। और फिर आता है आखिरी कदम, उन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे। अगर आयोग ने कहा है कि वो अयोग्य नहीं है, तो राष्ट्रपति वैसा ही फैसला देंगे। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये निर्णय अंतिम होगा। अगर सांसद एक्स को अयोग्य ठहराया गया तो उनकी सदस्यता उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लग रही है। एक सवाल लेकिन मन में आता है, ये जो जांच है, खासकर निर्वाचन आयोग के स्तर पर, इसमें तो काफी समय लग सकता है। अगर मामला पेचीदा हो तो महीनों या साल भी लग सकते हैं। क्या इस देरी से इस प्रावधान का असर कुछ कम नहीं हो जाता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, ये सच है कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि देखिए, निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष जांच करनी होती है, सभी पक्षों को सुनना होता है और तथ्यों और कानून की बारीकी से पड़ताल करनी होती है। इसमें जल्दबाजी करना न्याय के सिद्धांतों के ही खिलाफ होगा। हाँ, ये बात भी सही है। लोकतंत्र में प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा देरी हो तो वो चिंता का विषय हो सकती है,
और कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे मामलों का निपटारा एक उचित समय सीमा में हो जाए। लेकिन गुणवत्ता और निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता। आप कह सकती हैं कि ये देरी उस कीमत की तरह है जो हम एक निष्पक्ष और विशेषज्ञ आधारित निर्णय प्रक्रिया के लिए चुकाते हैं। तो कुल मिला के अनुच्छेद 103 एक ऐसी व्यवस्था है जो संसद सदस्यों की योग्यता जैसे संवेदनशील सवाल पर फैसला करने के लिए एक स्पष्ट, संतुलित और मतलब विशेषज्ञ आधारित प्रक्रिया तय करती है। ये राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार और निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र विशेषज्ञता का एक तरह का मिश्रण है। बिल्कुल, ये संविधान की उस बुद्धिमत्ता का प्रमाण है जिसने ये समझा कि ऐसे मामलों को सिर्फ राजनीतिक या सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया पर छोड़ना शायद ठीक ना होता। इसने एक बीच का रास्ता निकाला जो संवैधानिक पद की गरिमा भी बनाए रखता है और विशेषज्ञ संस्था की स्वायत्तता और निष्पक्षता का भी सम्मान करता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्थाएं मिलकर काम कर सकती हैं ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नियमों के प्रति जवाबदेह बने रहें। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतलब ऑक्सीजन की तरह है। राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय तक, और इसमें निर्वाचन आयोग की वो बाध्यकारी राय भी शामिल है। अब यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। संविधान राष्ट्रपति के निर्णय को अनुच्छेद 103 के तहत अंतिम कहता है, लेकिन क्या ये अंतिमता एकदम पूर्ण है, एब्सोल्यूट है? क्या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा यहाँ पूरी तरह बंद हो जाता है? अगर मान लीजिए ये आरोप लगे कि भाई निर्वाचन आयोग ने राय देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया या प्रक्रिया में ही कोई गंभीर गड़बड़ी रह गई, तो क्या ऐसे आधारों पर राष्ट्रपति के उस अंतिम निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? ये सवाल अनुच्छेद 103 की व्यावहारिकता और न्यायपालिका की भूमिका के बीच एक दिलचस्प कानूनी बहस को जन्म देता है, जो शायद किसी और दिन की चर्चा का विषय हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रुकती है? उनको लगता है कि ये घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पर? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून। हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं। ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो हैं ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर, मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने जाति के नाम पर, हमने नहीं निकलने दी बारात है और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी SCओं की बारात है हम नहीं निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसका इंप्लीमेंट करना ही हमारा काम है।